ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और ऊपर से ये लंबा सा घूंघट। जी तो कर रहा था इस घूंघट को हटाकर साइड कर दूं, पर नहीं कर सकती थी, वरना माँ जी की घूरती आंखें वहीं जमीन में गाड़ देगी। यही सोचकर उस घूंघट तले हिलती डोलते अपने सफ़र पर जा रही थी। जाने के फेर में रात को ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी और नतीजन मेरी आंखें थोड़ी लग गई और मैं ट्रेन की हिल डोल की रफ्तार में किसी से टकरा गई। पता तो नहीं चला कि मुझसे टकराने वाला बंदा कौन था और वो गिरा या बच गया, पर एक घूरती आंखें मेरी घूंघट की ओट से थोड़ी सी दिख ही गई। वो थे मेरे ससुर जी, जो गुस्से से मुझे घूरे जा रहे थे और माँ जी को इशारों इशारों में कह रहे थे, बहुरिया को बोलिए जरा संभल कर, यूँ राह में खड़े लोगों से टकराया न करे, लोग क्या कहेंगे। श्रीधर की बहुरिया राह खड़े लोगों से टकराती है, पैर में जान है या वो भी घर छोड़ आई है। माँ जी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे इशारों में घूंघट के नीचे से कहने लगी, बाबूजी गुस्सा कर रहे, बहुरिया क्या शर्म हया पीहर छोड़ आई है, जो ऐसे परपुरुष के तन से सटे जा रही है। सीधी तरह यहाँ खड़ी रह, वरना बाबूजी की सुन लेना। अब इन लोगों को कौन समझाए कि एक तो साड़ी, ऊपर से इतनी बड़ी घूंघट, और इन घूंघट के पीछे से कौन खड़ा है उसकी भी जानकारी रखो। ये मुझसे कैसे हो पाएगा पता नहीं। एक तो यूँ लटक लटक के जाना पड़ रहा है, ऊपर से इनकी भी सुनो। इतना ही शौक था जाने का तो एक गाड़ी बुक करा लेते, इतनी भी दूर नहीं थी लखनऊ से बनारस जाना। पर नहीं, इनको तो पैसे भी बचाने हैं और रौब भी दिखाने हैं लोगों को कि देखो मेरी बहू अब भी घूंघट तले चलती है। मन ही मन सुनैना बुदबुदा रही थी। धक्कम धुक्की करते करते आखिरकार बनारस आ ही गया, जहाँ पहले से ही सुनैना का पति रुद्र इंतजार कर रहा था। रुद्र ने जैसे ही सुनैना को नीचे उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि इतने में भीड़ इतनी बढ़ गई उतरने के लिए कि सुनैना गलती से किसी और पुरुष का हाथ रुद्र समझकर थाम कर नीचे उतरी और उसके साथ चलने लगी। 2 कदम बढ़ाया ही होगा कि इतने में रुद्र के बाबूजी की नज़र सुनैना पर जाती है और वो जोर से चीखते हुए कहते हैं, बहुरिया जे क्या कर रही है, पर पुरुष का हाथ थाम लिया, अभी के अभी तू ये घूंघट हटा और देख। जोर की आवाज़ सुनते ही सुनैना उस पुरुष का हाथ झटक देती और सिर झुकाकर वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। मैंने कहा ना, घूंघट हटा, मूरत बनकर क्या खड़ी है अब। पर बाबूजी आपके सामने, रुद्र और उसकी माँ एक ही सुर में कहते हैं। हाँ तो मेरे सामने। सुनैना बाबूजी का गुस्सा देखकर झट से अपना घूंघट नीचे गिरा देती है और उस व्यक्ति को देखती है जिसका हाथ थामकर वो आगे बढ़ रही थी। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी देखकर सुनैना के मुंह से एकाएक निकलता है, हे भगवान, अच्छा हुआ इस मानव से बचा लिया। देख लिया क्या करने जा रही थी तू बहू, आज तो हमारी इज्जत को पानी में मिला देती। वो तो अच्छा हुआ किसी जानकार ने नहीं देखा। फिर बाबूजी कहते हैं, अब से बहुरिया को ऐसे घूंघट ओढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है, अब से ये बिना घूंघट के ही चलेगी। पर हमारे पूर्वजों के इतने सालों के बनाए हुए इस घूंघट प्रथा का क्या होगा जी, आप भी आज तक इसके पक्ष में ही थे। माँ जी धीमे स्वर में कहती है, अब वही होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस घूंघट के चक्कर में बहुरिया अपनी इज्जत उछाल कर कहीं और चली गई, तब तो रही सही इज्जत भी चली जाएगी रुद्र की माँ। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस घूंघट की वजह से। आज सही मायने में बाबूजी को घूंघट रखने के नुकसान का पता चल सका। अगर आज ये घटना नहीं घटती तो शायद इस घूंघट प्रथा का कभी अंत नहीं होता, जो सदियों से चली आ रही थी, जिसे रुद्र की माँ और भाभीियों ने अब तक झेला है। बनारस से वापस लौटने के बाद बाबूजी ने सभी बहुओं को घूंघट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दे दी। सभी बहुओं ने आकर सुनैना को शुक्रिया किया और कहा,
काश हमने भी किसी परपुरुष का हाथ थाम लिया होता तो आज हम आज़ाद होते इस घूंघट से। पर कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। ये अच्छा किया सुनैना, गलती ही सही पर अच्छा तो हुआ हमारे लिए। फिर सभी बहुएं अपने अपने घूंघट को ऐसे हटाती है जैसे कई वर्षों से पड़ा शीशे पर धूल जो उसकी शख्सियत को धुंधला रही थी।